अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर प्रीटी वेल। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले आपने जो लेक्चर पढ़ा स्पेशल केस ऑफ द इक्विलिब्रियम, तो वो था कपल किसे कहते हैं, और ये एक बॉडी को अगर रोटेट कराता है तो ये कितना मोमेंट क्रिएट करता है वो आपने सब देखा। आज एक और एप्लीकेशन देखेंगे इस इक्विलिब्रियम की, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो उस एप्लीकेशन का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। जैसा कि आप देखते हैं कि यहां पर मैंने इस टॉपिक में किसको एनसर्कल किया, दैट इज अ वर्ड मोमेंट्स। आपको पता है कि ये मोमेंट एक्चुअली रोटेशनल इफेक्ट होता है, और रोटेशनल इफेक्ट तभी होता है जब एक बॉडी रोटेट करेगी, जब वो घूमेगी, ये लगा बॉडी नाची तेलीवन को रोटेशन है, तब जाके मैं बोलूंगा कि मोमेंट है। आर गेटिंग मी? तो आज इसी मोमेंट्स पे एक प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल क्या है तो वो मैं यहां पर बता दूं, उसके बाद उसको इवेलुएट करते हैं, ठीक है, और वहां से कुछ नई नई चीजें निकाल के देंगे आपको, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की पहले डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है। तो एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बोला कि युस ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट छु या कपल छु, यम छ एक्चुअली नेरन कत पे इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी पे। आर गेटिंग मी? कुन साथ छ आसन का बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियमस में, कुन साथ छ का बॉडी आसन पार्शियल इक्विलिब्रियमस में। जैसा आपने कपल में देखा तो पार्शियल इक्विलिब्रियम में था, तो यहां पर जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है ये देखेंगे कि ये कहां पे आ जाएगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन देता हूं मैं, पहले मैं आपको बताता हूं ये प्रिंसिपल क्या बोलता है। मोमेंट्स है मतलब कि रोटेशन, तो ये भी इक्विलिब्रियम का ही टॉपिक है। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट दपन अगर कह सिस्टम छु या कह बॉडी छ, कह सिस्टम छु या कह बॉडी छ, दपन सरोज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। रोटेशनल इक्विलिब्रियम पता है क्यों रोटेशन, मैं ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यू नो वेरी वेल व्हाई सर इज गोइंग टू यूज अ वर्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बिकॉज हियर इट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एंड मोमेंट वर्ड कम्स एट द मोमेंट when there is a rotational effect. Are you getting me? So इसीलिए ये प्रिंसिपल रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल जो वन अक बॉडी रोजी टेली रोटेशनल इक्विलिब्रियमस में। तो दियो जल्दी और जवाब, तो जो भाई तो कह दियो सर ये नेट टार्क जीरो है, आप सही बोल रहे हैं, तो वही मैं भी बोलूंगा यहां पर, मगर मैं कुछ अलग अंदाज में बोल दूंगा इन टर्म्स ऑफ द फोर्स। अभी तक आप बोल रहे कि नेट टॉर्क इज जीरो, द सिस्टम इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मैं वही बात कर रहा हूं, मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की ही बात कर रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटस रोटेशनल इक्विलिब्रियम की ही डेफिनेशन देता है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्ट टॉर्क बट इन टर्म्स ऑफ द फोर्स। तो ये क्या बोलता है, ये दपन अक बॉडी आसी रोटेशनल इक्विलिब्रियम मज तेली under the application of the या under the action of the various forces, यदि अकिस बॉडी पे वारिया फोर्सेस पेन तेले आसि सपत तिमन फोर्स केन एक्शन मंस आसि तेली कथ मन रोटेशनल इक्विलिब्रियमस मंस येले एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आसि बराबर क्लॉकवाइज मोमेंटस। तो मतलब कि नेट मोमेंट या अलजेब्रिक मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, सब फोर्सेस का रोटेशनल इफेक्ट उसका अलजेब्रिक सम जीरो के बराबर होना चाहिए, तब जाके हम बोल देंगे कि एक बॉडी या एक सिस्टम किसमें होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। और इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मैं यहां पर लिख ही लेता हूं कि ये बोलता है इट स्टेट्स दैट अ बॉडी और अ सिस्टम, अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। याद रखना कथ मज आसा रोटेशनल इक्विलिब्रियम मज। अ बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दैट अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस। मैंने बोला ना कि ये फोर्स कैन टर्म मज आंसर देवन ना छोटे पाई टॉर्क, ये वही बोलता है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स बोलता है, क्योंकि आपको पता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस ओनली व्हेन कब, व्हेन क्लॉकवाइज मोमेंट
व्हेन क्लॉकवाइज मोमेंट्स, क्योंकि पता नहीं अलग अलग फोर्सेस है तो अलग अलग मोमेंट्स होंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। व्हेन क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, एंटी क्लॉक, अरे लिखना भी नहीं आता, क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर गेटिंग मी, यानी कि यह कहीं वन यह रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या गो, यह तमची डेफिनेशन दिवन, बट इन टर्म्स ऑफ द मोमेंट्स, एंड मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज नोन एज टॉर्क, तो जो आपको पहले से ही पता था जब आपने रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ा। या वो बेक लफ्जन मज नेट या अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स, प्रत कुन मोमेंट्स किन का, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस, यम ते फोर्स अत बॉडी पे पेवान छ, अगर तिहुन सारे मोमेंटन हुन अलजेब्रिक सम करो। मगर याद रखना जब आप अलजेब्रिक सम करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लेना, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव लेना। पता अगर तिहुन सम करो सो गेस मस्ट आसन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस मस्ट बी 0। तब जाके हम बोलेंगे कि एक बॉडी या एक सिस्टम किस में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो अब आप कहेंगे कि सर इस चीज को एक्सप्लेन करिएगा, तो इस प्रिंसिपल को मैं यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं एक एग्जांपल लूंगा, तो एग्जांपल में एक लिवर सिस्टम की बात करूंगा। किसकी? लिवर सिस्टम। तो पहले मैं आपको बता दूं कि लिवर सिस्टम क्या होता है। तो जैसा आपने देखा होगा कि हम बच्चे प्ले ग्राउंडस में गिंदान बच्चे, और तो पाई तिमन सीसा दिवन, तिम सीसास पे हेर बोन करान, यू नो वेरी वेल दीज थिंग्स। तो वो जो सीसा होता है ना इन द चिल्ड्रंस पार्क, तो वहां पर जो उनको खेलने के लिए वो सीसा होता है, दैट सीसा इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ लिवर सिस्टम। वो एक लिवर कहलाता है। तो ये एक्चुअली मैकेनिकल टर्म है लिवर सिस्टम। या अगर हम इस लिवर को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ इन फिजिक्स, तो एक लिवर क्या कहलाता है। मैं लिवर की एग्जांपल लेता हूं यहां पर। तो मैं लिवर पे क्या कर दूंगा, मैं एक लिवर पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करूंगा। मैं देखूंगा कि एक लिवर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को कैसे बोल देता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ऑफ मोमेंट्स क्लॉकवाइज ऑफ मोमेंट्स के बराबर कैसे होता है। अगर ये है तब जाके ये बॉडी किस में होनी चाहिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। समझ में आया? तो वो चीज देख लेंगे। तो एक लिवर या सीसा, आप सीसा भी ले सकते हैं। तो अब मैंने बोल दिया कि ये सीसा लिवर एग्जांपल। तो एक्चुअली लिवर किसे कहते हैं? तो एक लिवर जो होता है ये एक टिपिकली या एक एसेंशियली ये क्या होता है, एक मासलेस रॉड होती है। क्या होती है? एक मासलेस रॉड होती है। वेट, ये एक मासलेस रॉड होती है। मान लेते हैं सपोज ये एक मासलेस मैं आइडियल लिवर सिस्टम की बात करता हूं। सु मासलेस रॉड सुई मासलेस रॉड आसन अकिस पॉइंटस पे सु पॉइंट का क्या सु गस आसन अलोंग इट्स लेंथ। यस एमिस रॉड लेंथ छ तथ पे नि कुन त शे का पॉइंट, तथ पॉइंटस पे गस आसन पिवट। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ पिवट। पिवट को सु पॉइंट यथ पॉइंटस अंदर का बॉडी रोटेट है करित, या यथ वनान छ हिंज ते। जैसा कि आपको पता है कि जब दरवाजे में जो आपका घर में दरवाजा होता है तो वहां पर हिंज लगा होता है, तो आप उसको भी पिवटिंग पॉइंट बोल सकते हैं क्योंकि वो उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो सेम हैपन्स हियर। यहां पर मैं एक पॉइंट लेता हूं, लिवर सिस्टम की एग्जांपल, लिवर सिस्टम को डिफाइन कर रहा हूं। एक लिवर सिस्टम क्या होता है कि एक मासलेस एक रॉड लेते हैं और उसी रॉड पे एक पॉइंट लेते हैं कहीं पे भी, मगर अलोंग इट इज लेंथ, उसी की लेंथ पे कोई कहीं पे कोई पॉइंट होना चाहिए। सपोज यहां पर एक पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, और इसी पॉइंट पे ये पिवट होनी चाहिए। तो हम पिवट कैसे करेंगे? हम एक वेज लेंगे, एक सपोर्ट लेंगे, ऐसे लेंगे। आर गेटिंग मी? जैसा आपने सीसा देखा है, मैंने बोला आपको कि ये जो सीसा होता है इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ लिवर सिस्टम। तो ये एक लिवर सिस्टम कहलाएगा। अब लिवर सिस्टम की टर्मिनोलॉजी क्या है? तो यहां पर देखिए, अब अगर आप ये रॉड देखेंगे, ये इस वेज पे, इस पॉइंट पे क्या है? पिवट है। तो इस पॉइंट पे जब ये पिवट है तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ द मैकेनिक्स, दिस पॉइंट इज नोन एज फल्क्रम।
तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फुलक्रम। तो फुलक्रम इज नथिंग, इट्स अ पॉइंट along the length of the liver system at which the liver system is pivoted. ये इस पॉइंट पे पिवट होती है, मतलब कि ये नहीं पॉइंट से अबाउट। आर गेटिंग मी? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इट डिपेंड्स अपॉन दी सिचुएशन। आर गेटिंग मी? तो दिस पॉइंट इज नोन एज फुलक्रम। तो अब ये सिस्टम, ये जो सिस्टम मैंने यहां पर बना दिया, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लिवर सिस्टम। दब लिवर सिस्टमस मन कहें राड राड़ बोन कह सपोर्ट ये सपोर्टस अंद सपोर्टस पे सह क्या पिवट कर, एंड दैट पिवटिंग पॉइंट इज नोन एज फुलक्रम। सही बात। तो ये है हमारे पास एक लिवर। अब आप कहेंगे कि सर ये लिवर किस इक्विलिब्रियम में होता है? तो एसेंशियली ये जो लिवर सिस्टम होता है ये किस इक्विलिब्रियम में होता है? ये हमेशा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है। किस में होता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो लिवर सिस्टम, ये पॉइंट इसे याद रखना, एक लिवर सिस्टम किस में होता है? तो लिवर सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है। कौन? एक लिवर सिस्टम। कोई भी बोलेगा आपको कि लिवर सिस्टम किस में होता है, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है। तो बट आपने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है, ये एक रिजिड बॉडी का ऐसा इक्विलिब्रियम है कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। और यहां पर समझ में आ गया आपको कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम की ही बात कर रहे हैं। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन के लिए जो कंडीशन बनती है उसी को प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटस बोलते हैं। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है? Clockwise momentus of the forces must be equivalent to the anti-clockwise momentus of the forces, or we can say algebraic sum of all the moments of the forces must be equivalent to 0. Then and only then we can say that a body or a system is in rotational equilibrium. This is called a principle of momentous. अब आपको पता है कि ये जो लिवर सिस्टम होता है किस में होता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को मारो गोली, मगर आपको पता है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में दो चीजें होती है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो यहीं पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम को अप्लाई करेंगे, यानी कि यहीं से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की बात करेंगे। देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होता है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि ये तो होता है ना, ये लिवर सिस्टम तो होता है ना रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। यही आपको बल देगा इस चीज का। क्लॉकवाइज मोमेंट्स नेरन अस बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटस बराबर। तिकाज अच्छ पाई ये छ गोड़े निमुत कत मन अस न्यू लिवर सिस्टम एग्जांपल। तिका लिवर सिस्टम छ मैकेनिकल इक्विलिब्रियमस मन, ये का मैकेनिकल इक्विलिब्रियमस मन तम लगो सो आस रोटेशनल इक्विलिब्रियमस मन ते ये का रोटेशनल इक्विलिब्रियमस मन आस एज फार एज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटस इज कंसर्न तम से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के साथ बराबर टू द क्लॉकवाइज मोमेंटस वही देख लेंगे यहां पर। ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये लिवर सिस्टम कहां पे यूज होता है? बहुत जगह पे यूज होता है। किसी चीज को लिफ्ट करने के लिए, एक हैवी बॉडी को कहां गोब चीज कम फोर्स से थोद तुलने खातिर लिवर सिस्टम लगन। अगर तो याद आए यम साथ ऐसे कहां वुडन लॉग, बोड वुडन लॉग ऐसे ट्रैक्टर भरन, यू नो वेरी वेल हम क्या करते हैं। तो जो पाई यह थोद तुलन यह वुडन लॉग मे बनो तमिक साइड व्यू तिकाज यह वुडन लॉग छा। तो यह थोद पहम तुलन। आपको पता है हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर एक स्टोन लेके आते हैं, छानन स्टोन या पर रॉड याद होगा आपको। तो हम एक रॉड लेते हैं, तो जो पाई कहीं यथ नजदीकी कि तो ग्राउंड अथ पे तो जो पाई पे साइड कि इंसान फोर्स कर अप्लाई, ये तुम फोर्स अप्लाई कर थोद वत ये आपने देखा। तो वो जो ये सिस्टम ये वुडन लॉग या रॉड बन कन ये कहीं और यहाँ पर आपके लिए एक पॉइंट बनेगा, उसको फलक्रम बोलेंगे। तो ये भी आपके लिए एक लिवर सिस्टम होगा। समझ में आया कि लिवर सिस्टम कहां पे यूज होता है? इतना ही नहीं तो ऐसा मार तोड़ उष्मुत याद है गेम से कील कड़ा नेवर, तो वो भी एक एग्जांपल है किसकी? लिवर सिस्टम की। क्योंकि अगर मैं फिर से बता दूं, यहां पर मैं लिवर सिस्टम की एग्जांपल दे रहा हूं। तो लिवर सिस्टम को मार तोड़ते, तो आप बोलेंगे कि सर सुकत कर दियो नजर, तो ऐसे मार तोड़ उसमें इतना कील काटने खातिर लगान, तो जो पाई थोड़ा बहुत इतना मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बना सकता हूं, तो फिर भी थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगा। तो जो पाई यम साथ का वुडन प्लेट का या वुडन बॉडी का तथ मन कील बंद गोमुत, तो ऐसे होता है वो। तो ये तो ये कील यथ मन बंद गोमुत यह खड़ना हूर, तो आपको पता है कि आप उसको ऐसे नहीं उखाड़ देते, तो आप क्या करते हैं? तो जो मार तोड़न, वो मार तोड़ कुछ नहीं होता, ये भी एक
ये भी एक लिवर सिस्टम है। आप बोलेंगे कैसे, ये एक तरफ से उसका एंड है, ये दूसरी तरफ उसका एंड है, और ये आपके लिए एक फलक्रम बनेगा। तो आप यहां से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इसको ऊपर की तरफ उखाड़ लेगा। आर यू गेटिंग मी? एक्चुअली यहां पर भी मोमेंट लगेगा, यहां पर ये क्यूल नेवर इवन वर्टिकल डायरेक्शन में नेवर नीरित कि आपने ये भी देखा होगा कि युस क्यूल इस मार तोड़ से नेवर करन तथ बेंड गुम, क्योंकि उस पे मोमेंट लगता है। तथ पे इतना लगान मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो सह इतना बेंड गसान, ये चीज आपने देखी होगी। तो वहीं चाहे मार तोड़ आसिन, चाहे ये रॉड तो ये कन आसिन, चाहे सीसा आसिन, चाहे ये एग्जाम्पल यस में these all are the types of the livers, या these all are the examples of the livers। और liver system किस में होता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि नेट फोर्स भी 0 होगा और नेट टॉर्क भी 0 होगा, यानी कि एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा। चलो मैं यहां पर एक यही एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। चलो ये कि ओन में आंख में लिवर सिस्टम। अब आपने देखा कि अब मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं लिवर सिस्टम की, ये कि में लिवर सिस्टम। चलो तो छुपा ये आगे सपोर्ट आसन, यानी कि यह पॉइंट पे पिवट आस मैंने एट द मिड पॉइंट के तिक तो छुपा बहुत इन जनरल वे कत कर। तो अगर बह पर्टिकुलर वे में कत कर तेल हेक सेंटरस पे नित। तो जब मैं जनरल में बात करता हूं तो मैं कहीं पे भी ले सकता हूं। तो इसका मतलब कि ब्रोह तोन में तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप कहां पे इसको रखेंगे, आप कहीं पे भी इसको घुमा सकते हैं। तो जब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी तब क्या होगा? As far as the principle of moment is concerned, till as anti-clockwise moment, clockwise momentous बराबर, या summation of all the momentous आस्तिल बराबर एक पॉइंटस मुताबिक आस्तिल का बराबर 0 हो बराबर। This is the principle of momentous। उस वजह ये क्या गए मगर गोड़ चीज पाई ये कहा में जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। तो क्या होता है कि यह पे यम साइड फोर्स आसो तो जो पाई चाहे कौन अस्तन में हेर खाड़न, तो आपको पता है कि योर में फोर्स को कुल करने अप्लाई बोन कुन, मगर कहीं छासन मास तक वेट बोन कुन। तो इसका मतलब ये है कि युद्धस ते फोर्स बोन कुन अप्लाई गसान। मैं वो इन जनरल में बात करता हूं। चलो तनिस था बनाओ फोर्स F1 एंड दिस फोर्स F1 इज नथिंग, इसको मैं नाम दूंगा लोड। फॉर एग्जाम्पल यह सै कन, यह सै रॉड, यह ट्रैक्टरस निश यूज कर योथ वुडन लाग थोद तुलन, सह वुडन लाग थो ना ये रॉड पे, तमिस वुडन लागस ना वेट, सह कुकन लाग बोन कुन एंड दिस इज F1। तथ क्या वनो लोड। तो लोड हमने उठाना है, तो इसका मतलब कि यहां पर हमने क्या करना पड़ेगा? तो चौपाई ऐसे तो यहां पर हम नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहां पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। चलो मैं कितना फोर्स अप्लाई करता हूं? F2 इस लेवर सिस्टम पे। इस लोड को उठाने के लिए मैं यहां पर F2 फोर्स अप्लाई करता हूं। आर यू गेटिंग मी? एंड दिस फोर्स इज नोन एज एफर्ट। याद रखना, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, ये मैं क्या बोल रहा हूं। तो एफर्ट इज नथिंग, इट इज द फोर्स विच इज यूज्ड टू लिफ्ट अप दिस लोड। एंड लोड यहां पर भी फोर्स है, चाहे लोड बोले एफर्ट बोले, दीज आर द फोर्सेस। तो ये एक लिवर सिस्टम पे लग रहे। आप बोलिए चलो ये जो लोड है, चलो ये इस पिवटिंग पॉइंट, चलो इसको मैं नाम देता हूं O, इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B। युस लोड योथस, चलो सह योथस अप्लाई गसान युकुन यथ रॉड पे हेर बोन कुन, तो मैं इधर दबा दूंगा तो ये उठ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? आप ये मत कहना कि सर ऐसे रखिए तो वो और नीचे चला जाएगा। मैंने इस लोड को उठाना है, लिफ्ट करना है, और मेरी ख्वाहिश ये रहेगी कि बहुत से जोड़ फोर्स कम करने अप्लाई। आर यू गेटिंग मी? जब मैं यहां पर एफर्ट कम कर दूंगा तो बड़ा लोड उठाऊंगा, तो दिस इज द मैकेनिकल एडवांटेज। यही हम चाहते हैं, यही मशीनरी का प्रिंसिपल भी यही होता है कि हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़े और हम बड़े बड़े लोड्स को उठा सके। आर यू गेटिंग मी? अगर मुझे 10 न्यूटन का वेट ऊपर लेना है, आर यू गेटिंग मी, तो मुझे कम से कम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? 10 न्यूटन। मैं चाहता हूं कोई ऐसा सिस्टम हो मेरे सामने, मैं 2 न्यूटन से उसको ऊपर ले जाऊं। तो आपके सामने है एक सिस्टम और उसको बोलते हैं लिवर सिस्टम। और वहां पर आप छोटे छोटे एफर्ट से या छोटे छोटे फोर्स से बड़े बड़े लोड्स कैसे उठा सकते हैं, उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटस काम आ जाएगा। आगे देखिएगा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि क्या हो रहा है यहां पर। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, यस ये सारी रॉड चाहिए तो ए बी रॉड, तो चौपाई
यह पॉइंट पे पिवट गसन यानी कि यह अबाउट नहीं। तो ये फोर्स है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट होगा। तो ये फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन इधर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है तो इसका भी मोमेंट होगा। मतलब कि योड़ती मोमेंट आर गड़ी में। चलो ये पढ़ाना योतना था डिस्टेंस d1 एंड ये पढ़ाना योतना था डिस्टेंस d2। दिस d1, व्हाट इज d1? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द फल्क्रम। ये फल्क्रम की डिस्टेंस है, मगर कहां से? फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड। एंड d2 is the distance of the fulcrum, कहां से? From the line of action of the effort, and that is why इस d1 को हम नाम देते हैं ये कमी डिस्टेंस यह लोड कपर गसरेक्ट सह कोता दूर तम फल्क्रम निश यह पॉइंटस अबाउट ये रोटेट कर that distance d1 and that distance is known as load arm। इसको हम क्या बोलते हैं? लोड आर्म। और ये जो d2 है, अब आपको खुद पता चलेगा कि ये d2 क्या है। इसने एफोर्ट सेपर या डिस्टेंस कैप्चर्ड फ्रॉम द फल्क्रम एंड दिस इज नोन एज एफर्ट। तो इनके साथ आगे बात करेंगे, देखेंगे क्या होगा। यहां पर लोड आर्म और एफोर्ट आर्म की बात क्यों हो रही है, ठीक है, आगे पता चलेगा आपको। बट इन अदर वर्ड्स आपको ये भी पता है चाहे d2 हो या चाहे d1 हो या चाहे d2, दीज आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर गेटिंग मी ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन इज ऑफ लोड एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द एफर्ट। चाहे लोड हो एफर्ट हो दोनों फोर्स ही है, ठीक है। आपको पता है ये फोर्स किधर की तरफ, लोड किधर की तरफ? नीचे की तरफ आर गेटिंग मी। और मैं किधर की तरफ दबा रहा हूं? नीचे की तरफ। तो ये पूरा का पूरा किधर धसना चाहिए? नीचे, क्योंकि नेट फोर्स किधर की तरफ? नीचे की तरफ। बट यू नो वेरी वेल जब आप वहां पर ये तो ट्रैक्टर सह सोरे सिस्टम तोड़ बसान कह तो पाई तो कन चाहे यो सपोर्ट यह सपोर्ट कर दिवान हेर कुन रिएक्शन। सो इसका मतलब कि इसको बोलते हैं आर। सपोज यम साथ यम फोर्स बोन कुन दिवान ये लोड तमान बोन कुन एफर्ट दिवान बोन कुन योथ सपोर्ट यह दिवान रिएक्शन हेर कुन तिकाज अ पाई लिवर सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियमस में। तो अगर ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये है कि यह पर नेट फोर्स 0। डू यू नो व्हाई? बिकॉज जब भी नेट फोर्स 0 होगा तभी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, और जब भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तब हम कह सकते हैं कि ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि लिवर सिस्टम किसमें होता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। तो फॉर, मैं इधर लिखता हूं, ठीक है, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये आपने नोट किया होगा तो इसलिए मैं इधर लिखता हूं। तो अब आपको पता है कि लिवर सिस्टम का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में अगर भाई ये कत कर वन तो पाई सो सीसा तक यम साइड अख बच्चे खसान तमिस बच्चस वेट बोन कुन, यम साइड ब्या बच्चे खसान तमिस वेट बोन कुन, तेल नेट फोर्स बोन कुन, तेल गोस सो सीसा तोड़ जमीनस मज वसन। बट यू नो वेरी वेल सर इधर सपोर्ट होता है तो वो उसको रिएक्शन ऊपर की तरफ देता है। तब तो सह रोजान तथी ना सह सीसा हेर खचान ना सह सीसा बोन वसान। नो डाउट वो रोटेट हो रहा है, आगो नचन ब्या गो पकुन। दीज आर टू डिफरेंट फिनोमिना। वन इज फिजिक्स इज नोन एज रोटेशन एंड अनदर इज नोन एज ट्रांसलेशन। आगे भी ये चीज याद रखिएगा। बहुत गर्मी है, मुझे भी पसीना आ रहा है, तो कोई बात नहीं, ये तो क्लास देना ही पड़ेगा आपके लिए, मगर आपसे निवेदन है प्लीज मेहनत करिएगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो YouTube के लेक्चर के मजे ले लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही लेक्चर देखिए, आप किसी और के भी लेक्चर देखिए, मगर पढ़िएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। चलो हम यहां पर देखते हैं कि ये फोर्स को लगा बोन को या लाइक हेर को नेट फोर्स क्या कैसा 0, क्योंकि हम देखते हैं कि सीसा ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो देयर इज नो एनी वर्टिकल एक्सेलरेशन इन द सीसा। जब धुआं ही नहीं तो तब आग नहीं लगी होगी, तो जब एक्सेलरेशन ही नहीं तब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। When net force is 0, then we can say that it is in translational equilibrium। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए एक कंडीशन ये है कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो फॉर अ लिवर, इस लिवर को फॉर अ लिवर टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा? एफ नेट
कत बराबर गई तेल ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम वन नेट फोर्स गई जीरो तो पे मे क्या ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम तिकाज लिवर सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ये चीज याद रखिएगा तो एफ नेट कत बराबर गई जीरो एफ नेट तो पाई हेर कुन फोर्स पॉजिटिव बोन कुन फोर्स नेगेटिव आप पे निर्भर करता है मगर मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं कि साइन कन्वेंशन का खास ख्याल रखिए अगर ऊपर वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते तो क्यों नेगेटिव ले पॉजिटिव ही लेंगे अरे में बहुत अच्छा तो यहां पर अब देखिए तो नेट फोर्स तो ये फोर्स किधर की ओर नीचे की ओर तो -F1 मतलब कि अकिस बाई सुन वेट लोड जिसे हम कहें F2 नीचे की ओर तो -F2 नेट फोर्स में लिख रहा हूं रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन प्लस R ये फोर्स ये सिस्टम पे टर्न ये का बराबर गई जीरो बराबर तो यहां से पता चला कि R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 आर गेटिंग मी तो इसका मतलब है अगर ये बचस वेट 10 न्यूटन बोन कुन ये वेट 20 न्यूटन सर चन त्राई का क्वेश्चन वन सा युथस को रिएक्शन दिवान युस ये मंजस ततस फलक्रम छुना फलक्रमस निश सपोर्ट युस रिएक्शन हेर कुन दिवान मन सु कोता दिस सोदी सर अगर 10 छु 20 न्यूटन या 30 न्यूटन तिके नेट फोर्स गस आसन जीरोस तिके ये छुना आसन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तमिक मतलब गो ये गस ना आसन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियमस मान ति आर्गेनिंग तो वही मैंने लिखा तो फिक्र मगर हमें ये नहीं चाहिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में यहां मोमेंट्स लिखा है तो फोर्स की बात नहीं होगी टाउ की बात होगी यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स की बात होगी फोर्स की बात नहीं होगी किसकी बात होगी मोमेंट ऑफ फोर्स की बात होगी तो इसका मतलब ये भी पता चला कि इस इक्विलिब्रियम को लिए इस इक्विलिब्रियम के लिए ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए जो सपोर्ट यहां पर रिएक्ट करेगा जो रिएक्शन देगा वो इक्वल किसके बराबर होगी जितना यहां पे फोर्स लगेगा जितना लोड होगा जितना एफर्ट होगा उनको सम करेगा उतना फोर्स यहां पर रिएक्शन देगा आर यू गेटिंग मी यहां सपोर्ट देगा सॉरी सपोर्ट उतनी रिएक्शन देगा ये हो गया ये मगर एक्चुअल बात है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट स्टेटमेंट दितन तुम अख बॉडी रोज रोटेशन इक्विलिब्रियमस में तेली ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है क्लॉकवाइज मोमेंटस में क्लॉकवाइज मोमेंटस बराबर मगर ये चीज पे मैकेनिकल हमें ये पता कि ये लिवर सिस्टम किस में है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब हम देखेंगे निकलेगा क्या चलो अब यहां पर दूसरी कंडीशन आएगी क्योंकि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम फॉर अ लिवर सिस्टम टू बी इन कथ मज थावन रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये कावन सत्य रोटेशनल इक्विलिब्रियमस मज तिकाज यह मैकेनिकल इक्विलिब्रियमस मज अगर कह गोड़े लेक्चर में वुचान तमिस बह ये ब्रो पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर सो मेरा कोई भी लेक्चर रैंडमली मत देखा करे तो इन सिक्वेंशियल वे देखा करे तो आपको कहीं पे परेशानी नहीं आ जाएगी क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आपको कंसेप्ट क्लियर करने की ठीक है तो यहां पर अब ये लिवर सिस्टम किसमें होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अब हम कह रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रोटेशनल मैं कह रहा हूं कि अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम मन छु तमिक इफेक्ट क्या है आपको पता है नेट टॉर्क यानी कि नेट मोमेंट ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो यही आपने इससे पहले पढ़ा है तो टाउ नेट का बराबर के साथ जीरो देयरफॉर टाउ नेट इज इक्वल टू जीरो तो यहां पर देखेंगे टाउ नेट यानी कि टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स तो फोर्स है तो इसका मोमेंट होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसका मोमेंट होगा किसके अबाउट ओके अबाउट मतलब ये ना आयत ओवर्स अबाउट ओवर्स तो ओके अबाउट हम क्या निकालेंगे रोटेशनल इफेक्ट निकालेंगे यानी कि मोमेंट निकालेंगे ठीक है तो यहां पर क्या निकलेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ r इज इक्विवेलेंट टू 0 कुछ समझ में आया क्या लिखा मैंने टाउ नेट का बराबर कैसे जीरो ये कुछ चीजें बना रोटेशनल इक्विलिब्रियम सो कुछ बना मैकेनिकल सो कुछ बना लेवर आर गेटिंग मी ठीक है पहले लेवर छ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अब यहां ध्यान दे सर क्या लिखी त्रे टॉर्क मैं छा पता कस टॉर्क मगर यूज हम छम पता फोर्स कस आ त्रे F1 F2 तो R त्रे फोर्स एक्ट गसान तमिक मतलब गो अति हेकन ज्यादा से ज्यादा टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स तिम त्रे त्रे फोर्स त्रे मोमेंट ऑफ फोर्स हेकन तो दैट इज मैंने 3 टॉर्क ली आरगड़ी में बहुत अच्छा तो मगर ये टॉर्क या ये टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स ये मन हुत का अबाउट ओवर्स अबाउट आरगड़ी में बहुत अच्छा तो उसके लिए आपको पता है कि आपने टॉर्क का लेक्चर पहले ही पढ़ा है कि लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीपल करो खत्म बात आपको पता चलेगा कितना टाउ 1 इज द मोमेंट ऑफ
फोर्स F1 अबाउट O ओवस अबाउट को आता है दी ये टॉर्क क्रिएट करे तो F1 को कुन बॉन्ड कुन तो F1 लिखेंगे F1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाउ मच इज द परपेंडिकुलर D1 बहुत अच्छा। अब मसला ये है कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी होगी डायरेक्शन का खास क्या रखना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा पॉजिटिव क्लॉकवाइज होगा नेगेटिव एज फार एज द साइन कन्वेंशन इज कंसर्न। तो F1 D1 इज द टॉर्क क्रिएटेड बाय द F1 अबाउट O आर यू गेटिंग मी बहुत अच्छा। तो अब ये देखेंगे ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज उसके लिए आपको पता है क्या करते हैं टॉर्क जो उसकी रिलेशन है एक्चुअल में टाउ वेक्टर किसके बराबर होता है सॉरी टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर आर यू गेटिंग मी। तो रेडियस वेक्टर अगर ये फिक्स्ड पॉइंट चाहिए को रेडियस वेक्टर ठीक है रेडियस वेक्टर वो मैं हमेशा बान बान करन छुस बो वनान रेडियस वेक्टर चाहता हूं फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस तो ये है फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस यम सन खतर बन ये रेडियस यम सन खतर बन ये रेडियस और क्रॉस प्रोडक्ट तीस क्लास करन यीस कालस न हेड तो हेड गस कोइंसाइड या टेल टू टेल गस कोइंसाइड तिकाज राइट हैंड थंब रूल अगर तो ना अप्लाई करे तम बगैर यू विल लीड टू रॉन्ग आंसर और अगर में याद रखिएगा ये छोटी छोटी चीजें ना तो इन पे फोकस करिएगा। आपको नहीं पता मुझे पता है कि आप बहुत सारे फॉर्मूला याद कर लेते हैं मगर आपको छोटी गलती होती फिजिक्स में तो फिर आपका आंसर गलत आ जाता है तो इसका मतलब कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो दैट इज व्हाई ज्यादा फोकस किया करें। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं इन पॉइंट्स के बारे में क्योंकि मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट यही स्किप करता है वो जल्दी फटाफट क्रॉस प्रोडक्ट यूज करता है वो नहीं देखते कि क्रॉस प्रोडक्ट कब यूज करते हैं। और अकेडमी बहुत अच्छा चलो चलते हैं अब आगे ध्यान दे दीजिएगा। तो ये D1 इधर है ये F1 इधर है तो ये F1 का टेल है ये D1 का हेड है तो नहीं चलेगा यहां हेड और टेल मिल रहा है तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे हम यहां पर पैरेलल ट्रांसलेशन करेंगे आर यू गेटिंग मी क्योंकि पैरेलल ट्रांसलेशन से एक वेक्टर में कोई चेंज नहीं आती ना डायरेक्शन चेंज हुआ ना मैग्नीट्यूड तो इस D1 को थोड़ा आगे बुलाएंगे। कोई बोलेगा कि सर क्या कर रहा है सर ने कुछ नहीं किया इस रेडियस वेक्टर को आगे पैरेलली ट्रांसलेट किया ताकि अब टेल और टेल मिला अब क्रॉस प्रोडक्ट करिए कहां से आर क्रॉस एफ तो ये आर है रेडियस D1 है ना तो आर क्रॉस एफ बताइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि थंब आपकी तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर चलो बहुत अच्छा ये मैंने समझाने के लिए किया था। अब टाउ टू लिखते हैं तो टाउ टू ये वाला फ्लो क्रिएट करेगा F2 तो F2 ये है आर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अबाउट ऑरिजिन ठीक है ये सपोर्ट है इधर तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है F2 इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2 तो F2 D2 is the torque या मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। अब ये देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज उसके लिए क्या करेंगे राइट हैंड थंब रूल जल्दी आर क्रॉस एफ टेल और टेल मिलाइए या हेड और हेड मिलाइए तब जाके क्रॉस प्रोडक्ट करिए वरना गलत आंसर आ जाएगा। यहां पर रेडियस वेक्टर का हेड और फोर्स वेक्टर का टेल मिल रहा है कुछ नहीं यहां फोर्स वेक्टर को ऊपर ले जाओ यहां रेडियस वेक्टर को आगे ले जाओ तो जहां पर मैं बोर्ड को देख रहा हूं मुझे लग रहा है कि रेडियस वेक्टर को आगे नहीं लेना चाहिए फोर्स वेक्टर को ही ऊपर लेना चाहिए। आर गेटिंग मी ये मैंने पैरेलल ट्रांसलेशन की फोर्स वेक्टर की आर गेटिंग मी क्योंकि यहां जाता तो आपको दिखेगा नहीं दैट इज मैंने फोर्स वेक्टर को ले लिया। अब क्या करेंगे आर क्रॉस एफ तो ऐसे मैं करूंगा देखिएगा अब हेड और हेड मिला तो ये मैं ऐसे करूंगा ये एफ से लेके आर की ओर जा रहा हूं तो ये बनेगा एफ क्रॉस आर मैंने क्या करना आर क्रॉस आर जब ऐसे नहीं है तो फिर ऐसे होगा। अब देखिए मैं कहां से ले रहा हूं आर से लेके एफ की ओर आर की थंब किधर की तरफ है अंदर की तरफ तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप देखिए ये कैसे है क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लेते हैं क्योंकि थंब जो है वो टुवर्ड्स नेगेटिव रेफरेंस एक्सिस होता है तो -F2D2। अब मुझे हमारे याद रखेगा व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव टॉर्क या पॉजिटिव मोमेंट ऑफ फोर्स तो आप ये समझ लीजिए कि वो एंटी क्लॉकवाइज है इफ नेगेटिव देन इट इज अ क्लॉकवाइज। अरे अब रिएक्शन फोर्स का टॉर्क निकालेंगे रिएक्शन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है ठीक है तो इसका आर इसका मैग्नीट्यूड कितना है आर बहुत अच्छा तो आर लिखेंगे। बताइए इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितनी है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस ओ से सर क्या बोले सर इसकी लाइन ऑफ एक्शन ही ओ से जा रही है ये ओ से दूर नहीं है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ नहीं है व्हेन देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देन देयर विल बी नो मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0। अब पॉजिटिव नेगेटिव लिखो नो प्रॉब्लम एट ऑल
तो R इंटू जीरो, जीरो समझ में आया, क्योंकि इस वाले रिएक्शन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन किससे गुजर रही है, उसी O से गुजर रही है जिस O के अबाउट मैंने मोमेंट निकालना है, रोटेशनल इफेक्ट निकालना है। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है तो मोमेंट ही नहीं होगा, तो इसका मतलब कि ये जीरो बनेगा। तो यहां से क्या पता चला हमें, F1d1 माइनस F2d2 इज इक्वल टू जीरो, F1d1 इज इक्वल टू F2d2। खुदारा मुझे बताइए यही रिजल्ट निकला। ये कब निकला? जब आपने ये कहा कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या बोल रहा था? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये बोल रहा था कि अगर एक बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो मुझे खुदारा बताइए व्हाट इज F1d1? इट इज द मोमेंट ऑफ F1 और नॉट? यस, इट इज द मोमेंट ऑफ द लोड अबाउट द फॉलक्रम। फॉलक्रम के अबाउट ये मोमेंट है किसका? लोड का। क्लॉकवाइज था एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज दिस F2d2? इट इज द मोमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट फॉलक्रम। क्लॉकवाइज था एंटी क्लॉकवाइज? खुदारा बताइए, अभी भी देखा आपने। इट इज ये ऐसे, इट इज क्लॉकवाइज, और यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है और ये क्लॉकवाइज मोमेंट है। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब यह है कि जब हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करी तो अब हम इस नतीजे पर पहुंचे। तो यही नतीजा F1d1 इज इक्वल टू F2d2 इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। जब ऐसी स्थिति होगी तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा तो ऐसी स्थिति होगी। आर यू गेटिंग मी? आपकी मर्जी, आप इसका कन्वर्स भी बोल सकते हैं। इफ अ बॉडी इज ए रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अगर एक बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, और इफ द क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देन द बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। वो मैंने आपको बता दिया। आर यू गेटिंग मी? अब मैं इस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से एक चीज निकालना चाहता हूं, वो मैं आपको बता दूं। अब आपको पता है कि इस से हमें ये पता चला कि अगर कहीं बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियमस मंज आसी तम सुन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आस बराबर क्लॉकवाइज मोमेंटस, यानी कि F1d1 इज इक्वल टू F2d2। ये द्रावा किन या अगर भाई योड़ अनंत तो अलजेब्रिक सम द्राव जीरो बराबर, वो भी तो वही था। वही करो, ये इसके चीज डिराइव, यही है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटस। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। आर यू गेटिंग मी? नाउ अगर मैं यहां पर रेशियो निकालूंगा, यहां पर देखिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू व्हाट इज F1 कॉल्ड एज लोड, व्हाट इज F2 कॉल्ड एज एफर्ट। इसको उठाने के लिए हम ये चीज अप्लाई करते हैं, इतनी दूरी पे अप्लाई करते हैं, तो ये इतनी दूरी पे था। आर यू गेटिंग मी? तो दिस D1 इज कॉल्ड लोड आर्म। आपने देखा D1 को लोड आर्म बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? एफर्ट आर्म। तो ये है एफर्ट और ये है लोड। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं थोड़ा बहुत ट्रांसपोजिंग करूंगा कि फोर्स को एक तरफ लाएंगे और डिस्टेंसेस को एक तरफ लाएंगे, क्योंकि हमें एक बड़ा सिंपल रेशियो निकलेगा। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि रेशियो एक नंबर देता है। क्या देता है? रेशियो इज ऑलवेज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। रेशियो एक नंबर देता है। तो रेशियो क्यों करते हैं? कंपेयर करने के लिए। ये भी याद रखिएगा, हम रेशो इसलिए करते हैं, कभी कभार आपने देखा होगा कि रेशो करते हैं, तो रेशो इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले वो कितने गुना या वो कितने गुना उससे ज्यादा है या उससे कम है। आर यू गेटिंग मी? तो ये चीज होता है। तो यहां पर F1 है, ठीक है, तो यहां पर F2 है, वो उधर मल्टीपल है तो इधर डिवाइड आ जाएगा। वो किसके बराबर होगा? इधर D2 है, इधर D1 है। मुझे नहीं पता इस बला को क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट ये मुझे पता है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से हमें पता चला कि F1d1 इज इक्वल टू F2d2 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, यहां से हमें एक चीज पता चला कि F1 को अगर डिवाइड करेंगे F2 से, वो किसके बराबर होगा? D2/D1। दिस इज अगेन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, है कि नहीं? क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, ट्रांसपोजिंग करी, ये इधर मल्टीपल था, उधर जाके डिवाइड, वो उधर मल्टीपल था, इधर जाके डिवाइड। तो यहां पर ये चीज है, F1 इज द फोर्स विच इज इन न्यूटन, F2 इज द फोर्स विच इज इन न्यूटन। तो ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, तो कोई नंबर आ जाएगा। इट्स अ रेशियो, इट्स अ रेशियो। किसका रेशियो? रेशियो ऑफ व्हाट इज F1? लोड, है कि नहीं? व्हाट इज F2? एफर्ट। बहुत अच्छा, इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट, टू द एफर्ट। तो इसका हम नाम देते हैं एमिशन नाम,
रेशियो ऑफ लोड बटा एफर्ट कोता तुलन तो कोता कोरत अप्लाई कोता तुलन लिफ्ट करुन दैट इज कॉल्ड लोड सो बटा कोता कर बे अप्लाई दैट इज कॉल्ड एफर्ट सो लोड बटा एफर्ट इस रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज याद रखिए ये एम ए मास्टर ऑफ आर्ट्स नहीं है इट इज मैकेनिकल एडवांटेज तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है रेशियो ऑफ लोड टू द रेशियो ऑफ एफर्ट ओ सॉरी रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट लोड बटा एफर्ट को हम एक नाम देते हैं ये एक रेशियो है प्योर नंबर है इसको हम नाम देते हैं मैकेनिकल एडवांटेज मैं इधर लिख ही लेता हूं मैकेनिकल एडवांटेज इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज सर ये क्या होगा मैकेनिकल एडवांटेज गो रेशियो लोड बटा एफर्ट सर तमिक मतलब क्या गो दिमो नजर सोन कोशिश क्या रोज यम सात बह कुन फोर्स कर अप्लाई कह चीज तुलने खतर लिफ्ट करने खतर ना मैन खुदा व्हाट शुड वी डू दपान कम फोर्स अप्लाई करें मगर अत लोड ज्यादा वथुन तो इसका मतलब हम चाहते हैं लोड ज्यादा हो और एफर्ट कम हो और अकेडमी हमारी कोशिश ये रहेगी कि कम फोर्स से ज्यादा लोड वथुन हम चाहते हैं कि मैं उंगली दबा दूं इधर और वहां 10 टन उठे अकेडमी हम ये ऐसी जादूगरी चाहते हैं ये जादूगरी नहीं है ये एक्चुअली फिजिक्स की देन है इट इज द ब्यूटी ऑफ द फिजिक्स हम 1 न्यूटन से 10 न्यूटन को उठा सकते हैं सर हाउ इज इट पॉसिबल इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स तो इसका मतलब ये है कि सारी कोशिश हमारी कोशिश ये रहेगी कि यूता लोड में आए F1 इज लोड ज्यादा होना चाहिए और एफर्ट क्या कैसा सुन कम ये हम चाहते हैं तो अगर न्यूमरेटर आए ज्यादा डिनोमिनेटर आए कम ना रेशो क्या रेशो नेर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आर यू गेटिंग यार नॉट अरे यहां पर देखिए अगर लोड ज्यादा होगा 4 होगा और लोड ये जो एफर्ट है वो कम होगा चलो 4 न्यूटन उठाने के लिए मैं 2 न्यूटन दबा देता हूं ठीक है तो मेरा एफर्ट कितना है 2 न्यूटन मैं यही चाहता हूं मेरे 2 न्यूटन से 4 न्यूटन खड़ा हो जाए उधर आड़गड़ी में उठ जाए तो मैं ये चाहता हूं तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज क्या निकलेगा 2 4 divided by 2 is 2 is 2 greater than 1 or not yes it is absolutely greater than 1 तो इसका मतलब कि ये न्यूमरेटर शुरू ज्यादा आसान है as compared to the denominator युस रेशो सच हमेशा greater than 1 ये तो वही कैसे याद तो इसका मतलब ये है कि हम चाहेंगे लोड कैसे आसन ज्यादा ये कैसे आसन कम तेरे वन ये रेशो क्या नहीं ग्रेटर देन 1 अथ रेशो क्या बना मैकेनिकल एडवांटेज तो मुझे ये पता चला कि मैकेनिकल एडवांटेज के साथ सानी खातर ग्रेटर देन 1 आर गेट मी तो ये चीज मैं यहां पर लिख लेता हूं एक्चुअली इट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये मैं यहां पर बताना चाहूंगा तो तेल क्या यस हम चाहेंगे मैकेनिकल एडवांटेज फॉर लिवर सिस्टम या लिवर मैकेनिकल एडवांटेज must be greater than 1 मान मैकेनिकल एडवांटेज कत बराबर आसन F1 by F2 वन सु कत बराबर द्राव as far as अगर तो एम्ब्रो नजर दियो योथस ब्लैक सु F1 by F2 द्राव बराबर D2 by D1 पूछा कि हम चाहते हैं कि लोड ज्यादा हो एफर्ट कम हो तो इस चीज को हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज वन मैकेनिकल एडवांटेज मतलब D2 by D1 थे अगर लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज और हम चाहते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो हम छोटे फोर्स से बड़े लोड्स उठाए तो वो होता है रेशो नेर तेल ग्रेटर देन 1 मैकेनिकल एडवांटेज क्या नेर ग्रेटर देन 1 तेल क्या नेर मैकेनिकल एडवांटेज बराबर D2 by D1 असते तेल नेर then mechanical advantage use F1 by F2 छु सुकत बराबर D2 by D1 सु गसी greater than 1 आर गेट मी यहां से हमें पता चला यूसियत बराबर छु D2 गसी greater than D1 इस कंडीशन को याद रखिए व्हाट इज D2 called as पता नेरा किन D1 गसी और D1 into 1 वो गया D1 तो D2 नेर से greater than D1 अगर हम चाहेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज किस ग्रेटर देन 1 सर क्या यही मैकेनिकल एडवांटेज किस ज्यादा ग्रेटर देन 1 तमें मतलब को लोड आसे ज्यादा एफर्ट आसे कम ये मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 तमें मतलब को सर सुनिए तेल ये D2 आसे ज्यादा D1 को सर D2 क्या एफर्ट आरम
D2 इज नोन एज एफर्ट आर्म, D1 इज नोन एज लोड आर्म। तो इसका मतलब है कि आप एक चीज करिएगा, एफर्ट आर्म को बढ़ाइए, लोड आर्म को कम करिए, तो आप छोटे छोटे फोर्स से बड़े बड़े लोड्स उठाएंगे। आप उन्हें कैसे देखिए, अब मार तोड़ान हो जो मार तोड़स क्या चीज अच्छो, या तो ऐसा कुरुक बाल उष्मुत आरगेडिंग में क्रोबार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो क्रोबार ऐसा होता है, आपने देखा होगा। Am I right or not? तो यहां पर देखिए, ये जो कीर काटना जरूरत लगे, क्या तो पाए, ये कुछ नहीं, ये एक लेवल सिस्टम है। यहां पर ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी इक्विवेलेंट टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इसका मतलब है कि मैकेनिकल एडवांटेज ये है कि अगर मैं युद्धसिक्यूल आसी काढूं, नेवर काढूं, थोत तुलूं, आर गेटिंग मी, योर में फोर्स करने अप्लाई, सर को आता मैं उस पर कम फोर्स अप्लाई करूं, हाँ करना पड़ेगा, मगर सह तेली पॉसिबल ये मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, सह तेली पॉसिबल ये एफर्ट आर्म ज्यादा है लोड आर्म। दियो नजर, योथस थो नजर थोड़ा बहुत, ये कर बह थोड़ा, ये मान तो योथ बेंड हुई, यथ वन तो यह गो फलक्रम, एम राइट, ये पे योता ये क्यूल, तो यह क्या बनो, यह बनो लोड आर्म। वन ये पे योता यपर फोर्स अप्लाई कर, वन यहाँ क्या बने, यहाँ बने ना एफर्ट आर्म, वन एफर्ट आर्म तथ क्रू बालस ओड़े ज्यादा किन कम, ज्यादा लोड आर्म कम, सो ये एफर्ट आर्म ज्यादा, लोड आर्म कम, मैकेनिकल एडवांटेज नियर ग्रेटर देन 1, तमें लगो हे बड़ बड़ लोड लकटे लकटे फोर्स तुल, तो दैट इज वाई क्रू बाल पे या क्रू बार में हम वो यूज करते हैं। अगर हम छोटा फोर्स इधर अप्लाई करते हैं तो उधर तोड़ के बड़ बड़ किली वन नेवर नीर पद की रीजन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटस, पद की रीजन मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। तो जब भी आप ये तुम हम या तो यम सात तम बड़ बड़ गील यानी कि वुडन लॉक तम थोत तुल, तुम पाई बड़ रॉड अन योथ पे त्रावान, एम राइट, योथ कन थावान, यह बने ना लोड, यह थोत तुलन, यह क्या एफर्ट, तथ कमजोर इंसान मे कमजोर इंसान योथ फोर्स कर अप्लाई, सह थोत ग तुम पे क्या तिक बनो ना फलक्रम, यह क्या बनो लोड, लोड आर्म कम एफर्ट आर्म ज्यादा, ये एफर्ट आर्म ज्यादा लोड आर्म खोत मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, ये मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 तमें मतलब गो लोड आ ज्यादा एफर्ट आ कम, तो ये चीज होगा। तो दिस इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा, तो आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं एनालाइज कर रहा हूं कि आप नहीं पढ़ते हैं। सच कह रहा हूं मैं, एज फार एज दी जो जब तक ये पबजी वगैरह चलता रहेगा इधर, तो आप बहुत कम ध्यान देंगे। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज कृपया करके अपने माँ बाप का सोचें और मेहनत करिएगा। यूट्यूब पे जो हम लेक्चर्स दे रहे हैं तो ये सब देखें आप। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही लेक्चर देखें। आई एम नॉट रिकमेंडिंग, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे लेक्चर देखें। आप किसी और फिजिक्स टीचर के लेक्चर देखिए, या फिजिक्स वाला बहुत अच्छा टीचर है तो उसके लेक्चर देखिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट पढ़िएगा। आर्गेडिंग में आप एक बार पढ़िए, आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। तो मेरी भी दुआएं यही है आपके लिए, तो आप मेहनत करिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।